हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से अचीवर्स एकेडमी सूरतगढ़ में। हमने हमारे पिछले वीडियो में पढ़ा सेल क्या है, सेल की खोज किस प्रकार से हुई, सेल किन सिद्धांतों पर कार्य करता है। साथ के साथ हमने सेल की इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में भी बात की थी। आज हम कोशिकाओं के मुख्य भागों के बारे में बात करेंगे। तो कोशिकाओं के मुख्य भागों के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि कोशिका जंतु तथा पादप दोनों में पाई जाती है, यानी कि जंतु में पाई जाने वाली कोशिका जंतु कोशिका, पादप में पाई जाने वाली कोशिका पादप कोशिका के नाम से जानी जाती है। और इन दोनों कोशिकाओं की अगर बात करें तो ये दोनों कोशिकाएं आपस में इतनी ज्यादा समान होती है कि दोनों को देखने पर हम पहचान नहीं कर सकते कि कौन सी सेल प्लांट सेल है या कौन सी सेल है एनिमल सेल है। तो हम आज सबसे पहले बात करते हैं जंतु कोशिका और पादप कोशिकाओं में अंतर की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जंतु कोशिका की। तो हम कह सकते हैं कि जंतु कोशिकाएं वह कोशिकाएं होती हैं जिनमें कोशिका भित्ति और कोशिका भित्ति के अतिरिक्त हरित लवक का क्या पाया जाए, अभाव। यानी कि ऐसी कोशिकाएं जिनमें कोशिका भित्ति और हरित लवक अनुपस्थित हो वो कोशिकाएं क्या कहलाती है, जंतु कोशिकाएं। इसी प्रकार अगर हम बात करें पादप कोशिकाओं की, तो पादप कोशिकाएं वह कोशिकाएं हैं जिनमें तारक काय और तारक काय के अतिरिक्त सूक्ष्मांकुर का क्या पाया जाए, अभाव। तो वो कोशिकाएं क्या कहलाती है, पादप कोशिकाएं कहलाती है। तो ये थे मेजर डिफरेंस जंतु कोशिका और पादप कोशिका के बारे में। अब हम बात करते हैं कोशिका के सर्वप्रथम कोशिकाओं की, जिसमें हम बात करेंगे कोशिका भित्ति की। तो कोशिका भित्ति मुख्य रूप से पादप कोशिकाओं का भाग है जो पेड़ पौधों का सबसे बाहरी आवरण बनाती है, जिसे हम मुख्य रूप से या वास्तविक रूप से पेड़ पौधों की छाल के नाम से जानते हैं। तो पेड़ पौधों का सबसे बाहरी भाग सदैव निर्जीव अवस्था में पाया जाता है, इसीलिए कोशिका भित्ति को हम किस नाम से जानते हैं, निर्जीव भित्ति के नाम से भी जानते हैं। अगर बात करें कोशिका भित्ति की आगे, तो कोशिका भित्ति की सर्वप्रथम खोज सन 1665 के दौरान कोशिका के खोजकर्ता रॉबर्ट हुक के द्वारा ही की गई थी। यानी कि रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम सेल की खोज के उपरांत सर्वप्रथम कोशिकांग की खोज की, जिसे हम कोशिका भित्ति के नाम से जानते हैं। और रॉबर्ट हुक के द्वारा कहा गया कि कोशिका भित्ति मुख्य रूप से कुछ पदार्थों से निर्मित है, जिसके अंतर्गत सर्वप्रथम आने वाला पदार्थ है सेलुलोज। यानी कि पेड़ पौधों की कोशिका भित्ति में सबसे अधिक मात्रा पाई जाती है सेलुलोज की, और सेलुलोज के अतिरिक्त पेक्टिन तथा हेमीसेलुलोज नामक पदार्थों से भी कोशिका भित्ति का क्या होता है, निर्माण होता है। परंतु मुख्य रूप से सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला पदार्थ है वो है सेल्यूलोज। अगर सेल्यूलोज की अगर बात करें आगे, तो सेल्यूलोज एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है जिसमें कार्बन की क्या पाई जाती है, उपस्थिति, और कार्बन की उपस्थिति होने के कारण हम इसे कार्बनिक यौगिकों की श्रेणी में रखते हैं, जिसका रासायनिक सूत्र C6H10O5 होता है। अब आगे अगर सेल्यूलोज की अगर बात करें, तो सेल्यूलोज प्रकृति से प्राप्त होने वाला एक प्रकार का प्राकृतिक रेशे है, जिसके द्वारा वर्तमान में एक महत्वपूर्ण रेशे का निर्माण किया जाता है, जिसे हम रेयोन नामक रेशे के नाम से जानते हैं। तो सेल्यूलोज के द्वारा रेयोन निर्माण की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए सर्वप्रथम सेल्यूलोज को हमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड के विलयन में डालते हैं, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के विलयन में डालने के उपरांत इसमें कार्बन डाइसल्फाइड गैस प्रवाहित की जाती है। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कार्बन डाइसल्फाइड गैस आपस में मिलती है तो एक गाढ़े पदार्थ का निर्माण होता है, जिसे हम विस्कोस के नाम से जानते हैं। और इसी विस्कोस पदार्थ को आगे चलकर हमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के विलयन में प्रवाहित करते हैं। जैसे ही तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के विलयन में विस्कोस को प्रवाहित किया जाता है या डाला जाता है, तो हमें पतले धागों के समान महीने जाल प्राप्त होता है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, रेयोन के नाम से। तो हम कह सकते हैं कि रेयोन को प्राप्त करने के लिए हमें प्रयोगशाला विधि की आवश्यकता होगी, और इसी प्रयोगशाला विधि के कारण रेयोन को हम कृत्रिम रेशों की श्रेणी में रखते हैं। यानी कि रेयोन किस प्रकार का रेशा है, कृत्रिम रेशा है। परंतु यह भी पूछ लिया जाता है कि रेयोन
किस रेशों की श्रेणी में आता है? तो रेयोन अर्ध कृत्रिम रेशों की श्रेणी में आता है। तो इसका भी एक मुख्य रीजन है कि सेल्यूलोज एक प्रकार का प्राकृतिक रेशे है जिसके द्वारा कृत्रिम रेशे का निर्माण किया जा रहा है, इसीलिए हम रेयोन को अर्ध कृत्रिम रेशों की श्रेणी में भी रखते हैं। परंतु अगर बात करें सेल्यूलोज की, तो सेल्यूलोज सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, वो भी कपास नामक पादप में। तो सेल्यूलोज की सर्वाधिक मात्रा यानी कि 90% मात्रा कपास में पाई जाती है, जो एक अणु से प्रारंभ होकर 1000 अणुओं तक की एक लंबी श्रृंखला का निर्माण करती है, जिसे हम पॉलीमर के नाम से जानते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कोशिका झिल्ली की। कोशिका झिल्ली की सर्वप्रथम खोज 1855 के दौरान दो वैज्ञानिकों के द्वारा की गई, जिसमें पहले वैज्ञानिक का नाम था सी कार्मर एंड दूसरे वैज्ञानिक का नाम था कार्ल मेरिली। इन्हीं दोनों वैज्ञानिकों के द्वारा सर्वप्रथम कोशिका झिल्ली की खोज की गई और यह कहा गया कि कोशिका झिल्ली मुख्य रूप से जंतु कोशिकाओं का भाग है, जिसे हम सामान्य भाषा के रूप में हमारे स्किन का बाहरी भाग यानी कि त्वचा के नाम से जानते हैं, जो 3 प्रकार के पदार्थों से मिलकर बनी रहती है, जिसमें पहले नंबर पर पाए जाने वाला पदार्थ है फास्फोरस, दूसरे नंबर पर पाए जाने वाला पदार्थ है प्रोटीन और तीसरे नंबर पर पाए जाने वाला पदार्थ है वसा। यानी कि इन 3 पदार्थों से मिलकर कोशिका झिल्ली का निर्माण होता है, जिसकी मोटाई लगभग 75 से लेकर 105 एंगस्ट्रॉम तक मानी जाती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि कोशिका झिल्ली हमारे शरीर का सबसे भारी भाग यानी कि जंतुओं के शरीर का सबसे भारी भाग है, जो वास्तविक रूप से उनकी क्या कहलाता है, त्वचा यानी कि स्किन, जो 3 प्रकार के पदार्थों से मिलकर बना है। अगर हम बात करें आगे कोशिका झिल्ली की, तो कोशिका झिल्ली पर आधारित एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जिसे हमें दर्वे मोजेक मॉडल के नाम से जानते हैं। और दर्वे मोजेक मॉडल की अगर बात करें, तो दर्वे मोजेक मॉडल का निर्माण सर्वप्रथम 2 वैज्ञानिकों के द्वारा किया गया, जिसमें पहले वैज्ञानिक का नाम था सिंगर एंड दूसरे वैज्ञानिक का नाम था निकोलसन। इन्हीं दोनों वैज्ञानिकों ने सर्वप्रथम दर्वे मोजेक सिद्धांत दिया और ये कहा कि कोशिकाओं में पाई जाने वाली कोशिका झिल्ली कोशिकाओं के आंतरिक भागों में पाए जाने वाले प्रत्येक कोशिकांग और कोशिकांगों में पाए जाने वाले जीव द्रव्य का क्या करती है, आदान प्रदान। इसीलिए इसे हम पारगम्य चयनात्मक झिल्ली के नाम से भी जानते हैं, जो एक प्रकार की इकहरी झिल्ली के रूप में क्या करती है, कार्य करती है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कोशिकाओं के महत्वपूर्ण कोशिकांगों में सर्वप्रथम है गोल्जी काय की। गोल्जी काय एक ऐसा कोशिकांग है जिसकी सर्वप्रथम खोज कैमिलो गोल्जी नामक वैज्ञानिक के द्वारा की गई। यानी कि कैमिलो गोल्जी नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने सर्वप्रथम गोल्जी काय की खोज की और उन्होंने कहा कि प्रत्येक कोशिकाओं में पाए जाने वाला महत्वपूर्ण कोशिकांग यानी कि गोल्जी काय का निर्माण मुख्य रूप से 2 प्रकार के पदार्थों से हुआ है, जिसमें पहले नंबर पर वसा और दूसरे नंबर पर प्रोटीन आती है, जो मुख्य रूप से 3 प्रकार की संरचनाओं से मिलकर बनी रहती है। यानी कि गोल्जी काय में मुख्य रूप से 3 प्रकार की संरचनाएं पाई जाती है, जिसमें सबसे पहले नंबर पर पाए जाने वाला भाग है रिक्तिका, दूसरा भाग है पुटिका और तीसरा भाग है सिस्टर्नी। यानी कि इन्हीं 3 भागों से मिलकर गोल्जी काय का निर्माण हुआ है और ये तीनों के तीनों भाग मुख्य रूप से वसा और प्रोटीन से क्या होते हैं, निर्मित होते हैं। अगर बात करें कोशिकाओं में गोल्जी काय की संरचना की, तो ये मुख्य रूप से कोशिकांग है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, गोल्जी काय। तो ये भाग पुटिके भाग, ये वाला भाग रिक्तिके भाग और ये वाला भाग सिस्टर्नी भाग कहलाता है।
अगर आगे बात करें गोल्जिकाय के मुख्य कार्यों की, तो गोल्जिकाय के मुख्य कार्य लगभग हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसका सबसे पहला काम है शुक्राणु के सबसे भारी भाग, यानी कि जो मानव स्पर्म है उसके सबसे भारी भाग एक्रोसोम का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? गोल्जिकाय के द्वारा। तो हम कह सकते हैं कि एक्रोसोम का निर्माण गोल्जिकाय के द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त अगर बात करें कार्यों में, तो एक्रोसोम के निर्माण के अतिरिक्त गोल्जिकाय के द्वारा अंडों में पाए जाने वाले अंडपित्तक का निर्माण भी किसके द्वारा किया जाता है? गोल्जिकाय के द्वारा। तो हम कह सकते हैं कि अंडपित्तक का निर्माण भी गोल्जिकाय करती है। इसी प्रकार अगर बात करें तो गर्भ अवस्था के दौरान सर्वप्रथम बच्चे में उपास्थियों का निर्माण होता है और यही उपास्थियां आगे चलकर अस्थियों में बदलती है, यानी कि हड्डियों में बदलती है। तो इन्हीं उपास्थियों का निर्माण गर्भ अवस्था के दौरान गोल्जिकाय के द्वारा ही किया जाता है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो गोल्जिकाय एक ऐसा भाग है जो प्रत्येक अंतःस्रावी ग्रंथियों में हार्मोन के स्राव का मुख्य क्या करता है? कार्य, यानी कि हार्मोन स्राव पर भी ये अपना क्या रखता है? नियंत्रण। इसके अतिरिक्त अगर बात करें तो इसका मुख्य कार्य है कोशिकांगों में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण कोशिकांग यानी कि लाइसोसोम का क्या करना? निर्माण करना। तो इसका अंतिम कार्य है लाइसोसोम का निर्माण करना। तो इसी लाइसोसोम का निर्माण गोल्जिकाय के द्वारा ही किया जाता है। और ये कुछ इंपॉर्टेंट कार्य है जो गोल्जिकाय के द्वारा किए जाते हैं, जिन पर आधारित बहुत सारे क्वेश्चन, चाहे वो रेलवे हो, चाहे पटवार हो, चाहे कांस्टेबल हो, इन्हीं में पूछे जाते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कोशिकांग की, जिसे हम लाइसोसोम के नाम से जानते हैं। लाइसोसोम की अगर बात करें तो लाइसोसोम की सर्वप्रथम खोज डी डुबे नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम चूहे के लीवर में की, और चूहे के लीवर में खोज के दौरान डी डुबे को पता चला कि लाइसोसोम एक ऐसा कोशिकांग है जो स्वयं भक्षक कोशिकांग के नाम से भी जाना जाता है। इसका मुख्य रीजन क्या था कि लाइसोसोम ने देखा कि चूहे के लीवर में पाए जाने वाली कुछ ऐसी गोल संरचनाएं जो मुख्य रूप से अपने ही कोशिकाओं का या अपने ही कोशिकाओं के भागों का भक्षण कर रही थी, इसीलिए उन्होंने इसे स्वयं भक्षक कोशिकाओं के नाम से भी जाना। अगर आगे बात करें लाइसोसोम की, तो लाइसोसोम में स्वयं भक्षक का मुख्य कार्य लाइसोसोम में पाए जाने वाले लगभग 24 प्रकार के जल अपघटनीय हाइड्रोलाइटिक एंजाइम का कार्य होता है, और इन्हीं एंजाइमों के द्वारा मुख्य रूप से कोशिकाओं के महत्वपूर्ण कोशिकांग जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया और बड़े कोशिकांग अंतःप्रदेवी जालिकाओं का भी क्या किया जा सकता है? भक्षण किया जा सकता है। इसी रीजन के कारण हमें लाइसोसोम को आत्मघाती थैलियों के नाम से भी जानते। तो हम कह सकते हैं कि लाइसोसोम एक प्रकार की ऐसी थैलियां हैं जो आत्मघाती थैलियों के नाम से जानी जाती है। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें आगे लाइसोसोम की, तो लाइसोसोम के कुछ महत्वपूर्ण कार्य हैं, और इन महत्वपूर्ण कार्यों में सबसे इंपॉर्टेंट कार्य की अगर बात करें तो लाइसोसोम में मुख्य रूप से कायांतरण की क्षमता पाई जाती है। यानी कि कायांतरण की क्षमता से तात्पर्य है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात करें कि मेंढक के टेडपोल लार्वे को वयस्क में बदलने का मुख्य कार्य किसका होता है? लाइसोसोम का। इसीलिए हम कह सकते हैं कि लाइसोसोम में कायांतरण की क्षमता पाई जाती है। अगर बात करें नेक्स्ट कार्य की, तो लाइसोसोम ऐसा कोशिकांग है जो गोल्जिकाय के द्वारा निर्मित उपास्थियों को आगे चलकर हमारे शरीर में अस्थियों में बदलता है, जिसे हमें हड्डियों के नाम से जानते हैं। तो यानी कि उपास्थि से अस्थि का निर्माण भी किसके द्वारा किया जाता है? लाइसोसोम के द्वारा। साथ ही साथ अगर इसके तीसरे महत्वपूर्ण कार्यों की अगर बात करें
तो लाइसोसोम का तीसरा महत्वपूर्ण कार्य है, यानी कि ये अंतःकोशिकीय पाचक एंजाइमों की श्रेणी के अंतर्गत भी आता है, यानी कि पूरी की पूरी कोशिकाओं को आपातकालीन स्थिति में या अनशन के समय या भूख नहीं लगने की कंडीशन में या बीमार होने की कंडीशन में पूरी की पूरी सेल को ये क्या कर सकता है, नष्ट कर सकता है। तो जैसे ही सेल नष्ट होगी तो श्योर सी बात है हम आकार में क्या दिखाएंगे, दुबले या पतले, यानी कि हम शारीरिक रूप से कमजोर हो जाएंगे, जिसका मुख्य रीजन क्या माना जाता है, लाइसोसोम। तो हम कह सकते हैं कि लाइसोसोम मुख्य रूप से क्या है, अंतःकोशिकीय पाचक एंजाइम का कार्य करता है। परंतु एक इंपॉर्टेंट बात जो आप नोट में भी लिख सकते हो कि लाइसोसोम एक ऐसा कोशिकांग है जिसमें बहुरूपता पाई जाती है। तो ये था लाइसोसोम। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कोशिकांग, जिसके अंतर्गत हम बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया की। तो माइटोकॉन्ड्रिया की अगर बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज दो वैज्ञानिकों के द्वारा की गई। पहले वैज्ञानिक का नाम था अल्टमैन और दूसरे वैज्ञानिक का नाम था कोलिंकर। इन्हीं दोनों वैज्ञानिकों के द्वारा सर्वप्रथम माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की गई थी। परंतु अगर बात करें इन दोनों वैज्ञानिकों में से अल्टमैन की, तो प्रारंभ में जब माइटोकॉन्ड्रिया की खोज हुई उस समय अल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया नाम ना देकर बायोप्लास्ट नाम दिया। परंतु आगे चलकर माइटोकॉन्ड्रिया सी बेंडा नामक वैज्ञानिक के द्वारा शब्द दिया गया। अब माइटोकॉन्ड्रिया की अगर बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया हमारे शरीर में पाई जाने वाला ऐसा कोशिकांग है जो हमारे शरीर को ऊर्जा के साथ साथ क्या प्रदान करता है, उष्मा प्रदान करता है। इसी रीजन के कारण हम माइटोकॉन्ड्रिया को हमारे शरीर का शक्ति गृह या पावर हाउस के नाम से भी जानते हैं। हम इसे क्या कहते हैं, पावर हाउस। तो हम कह सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया हमारे शरीर का या कोशिकाओं का शक्ति गृह यानी कि पावर हाउस कहलाता है। क्यों? क्योंकि ये हमारे शरीर में ऊर्जा के साथ साथ क्या उत्पन्न करता है, उष्मा उत्पन्न करता है। फॉर एग्जाम्पल की अगर बात करें तो हमारी बॉडी को एक्टिव करने के लिए या एक्टिव बनाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होगी, ऊर्जा की। और ऊर्जा की अगर बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा के रूप में 36 एटीपी अणुओं का निर्माण करती है। और एटीपी का मतलब है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और इन 36 एटीपी अणुओं का निर्माण करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया एक चक्र को संपन्न करती है जिसे हमें क्रेब्स चक्र के नाम से जानते हैं। अब अगर बात करें तो ये 36 एटीपी अणु पूर्ण रूप से ऊर्जा का निर्माण नहीं करते। कुल 38 अणु आगे चलकर ऊर्जा का निर्माण करते हैं एटीपी अणु के रूप में, परंतु 36 अणुओं में अभी 2 अणुओं की क्या है, कमी। अब बात करें आगे तो माइटोकॉन्ड्रिया के अतिरिक्त कोशिकाओं में पाए जाने वाला एक द्रव्य जिसे हम किस नाम से जानते हैं, जीव द्रव्य के नाम से। इस जीव द्रव्य में एक चक्र पाया जाता है जिसे हम कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस चक्र। और इसी ग्लाइकोलाइसिस चक्र की अगर बात करें तो ये ग्लाइकोलाइसिस चक्र कुल 4 एटीपी अणुओं का निर्माण करता है, जिसमें से ग्लाइकोलाइसिस चक्र पूर्ण होते समय या संपन्न होते समय 2 एटीपी अणुओं का क्या हो जाता है, ह्रास। इसी रीजन के कारण कुल 2 एटीपी अणु शेष बच पाते हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया के 36 एटीपी अणुओं के साथ जुड़कर कुल ऊर्जा के रूप में 38 एटीपी अणुओं का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। और ये कुल 38 एटीपी अणु ऊर्जा के रूप में एक ग्लूकोज के अणु का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो हमें ऊर्जा के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा किसकी प्राप्ति होती है, ग्लूकोज की। तो हम कह सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया हमें क्या प्रदान करती है, ऊर्जा। अब हम बात करते हैं उष्मा की कि उष्मा हमें किस प्रकार प्रदान करती है माइटोकॉन्ड्रिया। जैसे कि हमारी बॉडी का हीटिंग पावर या एक अंग का या हमारी बॉडी के किसी पार्ट का दूसरे पार्ट पर स्पर्श होने पर या एक दूसरे पर रगड़ने पर गर्माहट, जैसे कि हथेलियों को रगड़ने पर गर्माहट का एहसास
ये किसके द्वारा संपन्न होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के कारण। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया हमारी बॉडी में क्या उत्पन्न कर रही है? हीटिंग। तो हम कह सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया हमारे शरीर का क्या है? पावर है, हाउस है, जो ऊर्जा और ऊष्मा को क्या करती है? उत्पन्न करती है। आगे हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर की, तो माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है, जिसका आंतरिक भाग कहलाता है क्रिस्टली, और इसी क्रिस्टली भाग में कुछ उभरी हुई उंगली नुमा संरचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें हमें ऑक्सीसोम के नाम से जानते हैं। तो ये कहलाते हैं ऑक्सीसोम। तो ऑक्सीसोम की अगर बात करें तो ये ऑक्सीसोम आपस में एक दूसरे से रगड़न उत्पन्न करने के उपरांत ही हमारी बॉडी में किसको उत्पन्न करते हैं? ऊष्मा को उत्पन्न करते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया में एक लिक्विड भरा रहता है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? मैट्रिक्स के नाम से। साथ के साथ अगर हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की, तो माइटोकॉन्ड्रिया अपने पास स्वयं का क्या रखता है? और केंद्रक में डीएनए पाए जाने के कारण हम कह सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा कोशिकांग है जो स्वयं का अपने पास क्या रखता है? डीएनए। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा क्लोरोप्लास्ट भी एक ऐसा कोशिकांग है जो स्वयं का क्या रखता है? स्वयं का डीएनए रखता है। अब हम आगे बात करें माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, तो माइटोकॉन्ड्रिया प्रत्येक कोशिकाओं में समूह के रूप में पाई जाती है, और इसी समूह को हम कॉन्ड्रियोम के नाम से जानते हैं। और हम माइटोकॉन्ड्रिया को अर्धस्वायत्त अंगों की श्रेणी में भी रखते हैं। थैंक यू गाइस, आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। कोशिका के नेक्स्ट पार्ट के बारे में हम आने वाले अगली वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।